Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. I'm Divyansh Gupta, your faculty for GS. हम लोग काफ़ी देर से इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स वगैरह कर रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके से है। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस देखी थी, इकोनॉमिक्स के हमने जो वैल्यू पॉइंट्स होते हैं जैसे इसके सेक्टर्स को चेक किया था, ये सारा का सारा हमने देखा था, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स का मेरा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हमारी जो स्टेट का प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जिसको हम रॉ मटेरियल वाला सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, सारी की सारी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हुए मैं बता देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर कौन सा था? जो एग्रीकल्चर, जो कि रॉ मटेरियल वाला सेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? जिसके अंदर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेस, बिल्कुल एक कहते हैं ना जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। और टर्शरी सेक्टर जो होता है, फाइनेंस सेक्टर, जो कि इन सारी चीज़ों को बेचता है या फिर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तीन सेक्टर्स थे। तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में बता दिया था कि प्राइमरी सेक्टर किस तरीके का होता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, जैसे हॉर्टिकल्चर, फिर उसके बाद ये फिशिंग की रेयरिंग होगी, फिर उसके बाद सेरिकल्चर वगैरह, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बताई थी, किस तरीके से वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी में। एक बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर जो है वो समझाया था, ठीक है। आई होप आपका जो प्राइमरी सेक्टर के बारे में जितनी भी नॉलेज वगैरह थी वो आपने क्लियर कर ली है और आपको पूरा का पूरा इसके कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइमरी सेक्टर के बाद अपने सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने पढ़ना है किसके बारे में? सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है, जिस भी स्टेट का, जिस भी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो वो कंट्री बहुत अच्छी इकोनॉमी पे होती है, ठीक है। उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशंस होती हैं उस कंट्री की बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर मैं अमेरिका से कंसीडर करता हूँ या फिर किसी और स्टेट को या कंट्री को कंसीडर करता हूँ, तो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छी है, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमेशा डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर अब देखो इंडस्ट्रीज़ होंगी तो क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें इंपोर्ट्स कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अगर इंपोर्ट्स हमारे कम होंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, तो हमारी जीडीपी बहुत अच्छे से राइज करेगी, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उसी तरीके से आज हमने पढ़ना है अपने सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। हम इंडिया के सेकेंडरी सेक्टर को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर ऑफ जेएंडके, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सेकेंडरी सेक्टर जो कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्टर सबसे पहले तो होता है, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, या फिर जो अनप्रोसेस्ड होता है ना, सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है, उसमें इसको हमने कन्वर्ट किया होता है, ठीक है। जैसे मैंने उसमें आपको एग्जांपल दी थी कि जो कॉटन की शर्ट होती है, ठीक है, कॉटन जो है वो एक रॉ मटेरियल है, वो प्राइमरी सेक्टर वालों ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर वालों ने प्रोड्यूस किया तो उसको शर्ट में कन्वर्ट करने का काम किसका था? सेकेंडरी सेक्टर वालों को, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है, कंस्ट्रक्शन का वर्क आ जाता है, और भी जितने भी काम है मैक्सिमम इसमें सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी स्टेट की या फिर यूटी की कह लो, हम अपनी पहली इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सिल्क इंडस्ट्री। क्या नाम है बच्चे? सिल्क इंडस्ट्री। There are two silk industries in Jammu and Kashmir, one in the Jammu and one at the रामबाग, ठीक है। दो इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिल्क की दो इंडस्ट्रीज थी जम्मू और कश्मीर में। एक जो है वो जम्मू में है और दूसरी कहां पे है? रामबाग में, ठीक है। दूसरी जो है रामबाग श्रीनगर में है। और इसको एस्टैब्लिश किसने किया था? महाराजा प्रताप सिंह। किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। कब? 1897 में। कब किया था बच्चे? 1897 में। तो इसके आपके दो ऑब्जेक्टिव्स निकले, ठीक है। ये जो सिल्क इंडस्ट्री है ना, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स आपके निकल गए कि पहली इंडस्ट्री किसने सेटअप की थी? एक की थी महाराजा प्रताप सिंह ने, और कब की थी? 1897 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्क इंडस्ट्री जो कि बहुत पुरानी इंडस्ट्री है हमारी यूटी की, ठीक है, उसको सेटअप किसने किया था? उस टाइम तो स्टेट थी, उसको सेटअप किसने किया था? किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। और कब किया था? 1897 में, ठीक है। ये थी हमारी सिल्क इंडस्ट्री। कहां कहां पे सिल्क इंडस्ट्रीज? एक जम्मू में और दूसरी रामबाग श्रीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, जो हम कालीन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। हमारे कश्मीर के कालीन जो है ना वो पूरे वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, उसके बारे में हमने पढ़ना है। अब ये जो कारपेट है ना, ये जो कारपेट बनाने का तरीका, ये जो कला है हमारे कश्मीरी भाइयों में, ये कहा जाता है, अगर हम इसको हिस्टोरिकली लिंक करें तो ये कहां से इनके पास आई है? पर्शिया
और सेंट्रल एशिया से, ठीक है। हिस्टोरिकली अगर मैं बात करता हूं तो जो ये कला है, ये जो कला है कारपेट बनाने की, ये हमारे कश्मीरी भाइयों में कहां से आई है? पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से, ठीक है। और ये माना जाता है सुल्तान जैनुल अब्दीन जो थे, सुल्तान जैनुल अब्दीन जो थे, उन्होंने काफी ज्यादा वीवर्स जो थे वो पर्शिया से लाए थे और सेंट्रल एशिया से लाए थे, और फिर उन्होंने हमारे कश्मीरी भाइयों को ट्रेन किया था कि किस तरीके से आपको कारपेट्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। ये हमने हिस्टोरिकल लिंक से बात की है और ये बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है कश्मीर की। ये जो कहते हैं ना कारपेट बनाना, ये कालीन बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री कश्मीर की मानी जाती है, ठीक है। अगर मैं कुछ इंडस्ट्रीज के नाम लूं कश्मीर में जो फेमस है, बहुत मतलब अच्छे पैमाने पे काम कर रही हैं और हमारी स्टेट, हमारी यूटी की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बढ़ा रही हैं, तो उसमें आ जाता है द कॉटेज इंडस्ट्री एक्सपोजिशन, द कश्मीर कारपेट फैक्ट्री, जॉन कारपेट फैक्ट्री एंड ओरिएंटल फैक्ट्री। ये 3 इंडस्ट्रीज जो हैं कारपेट की मतलब वीविंग में बहुत ज़्यादा अपना नाम बना चुकी हैं और हमारी इंडस्ट्री की, हमारी जो स्टेट की ये जो जीडीपी वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, हमारी इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये जो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले कि ये इसका हम लिंक करेंगे कहाँ से? पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से, ठीक है। सुल्तान जैनुल अब्दीन जो थे उन्होंने पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से कुछ वीवर्स लाए थे, उन्होंने पूरा का पूरा हमारे कश्मीरी भाइयों को ये कला सिखाई कि किस तरीके से कारपेट्स बनाने हैं, ठीक है। और आज हमारी सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट इंडस्ट्री जो है कारपेट की, वो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना हमारी जम्मू कश्मीर की, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब इंडस्ट्री है। उसने बहुत ज़्यादा हमारी मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान किया है अपना और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ये जो एप्पल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एप्पल्स उग रहे हैं, वॉलनट्स वगैरह, अब एप्पल्स के जैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह का यूज़ करके जैम्स वगैरह बनाते हैं, जेलीज वगैरह बनाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे बेची भी जाती हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। इसमें यही आता है कि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप तो इतना निकलेगा नहीं, लेकिन बात ये थी कि आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट इंडस्ट्री जिसका नाम है राइस एंड फ्लोर मिल्स, ठीक है, राइस एंड फ्लोर मिल्स। इसमें सर्वेश्वर फूड्स जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सर्वेश्वर फूड्स मतलब ये जो फ्लोर मिल्स इंडस्ट्रीज है सर्वेश्वर वालों की, तो ये एक ऐसी पहली राइस प्रोसेसिंग कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्वेश्वर फूड्स और राइस प्रोसेसिंग कंपनी बिकम द फर्स्ट एसएमई, फर्स्ट कंपनी फ्रॉम द जेएंडके लिस्टेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जम्मू कश्मीर की पहली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसको क्या कहते हैं? एसएमई को स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। ये इंडस्ट्री जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पहली एसएमई कौन सी थी जम्मू कश्मीर की जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर्वेश्वर फूड्स, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं शॉल्स, इससे तो सारे के सारे वाकिफ है, ठीक है। शॉल्स की इंडस्ट्रीज जो है हमारे स्टेट की या यूटी की, उसमें सारे के सारे वाकिफ है। हम सबको पता है कि हमारे जो ये शॉल्स का काम है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। और पूरे मतलब अगर हम बात करें कश्मीर की नहीं बात करेंगे, दिल्ली की बात नहीं करेंगे, इंडिया की बात नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड जो पश्मीना के शॉल्स होते हैं या कश्मीरी जो शॉल्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कश्मीरी शॉल्स की, तो ये 3 काइंड्स के होते हैं, 3 तरीके के शॉल्स होते हैं। इसमें सबसे जो सुपीरियर क्वालिटी आती है, सबसे जो बढ़िया क्वालिटी आती है वो कौन सी आती है? शातूस, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? शतूस। ये कॉस्टलीस्ट होता है, सबसे ज्यादा महंगा शॉल होता है ये, ठीक है। और इसको हम रिंग शॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे यार रिंग शॉल तो हम पश्मीना को कहते हैं, रिंग हमने तो आज तक यही सुना है कि जो पश्मीना का शॉल होता है वही रिंग शॉल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक्स चेक कर सकते हैं, जो रिंग शॉल होता है वो शातूस का शॉल होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, और ये बनता है रेयर तिब्बतन एंटीलोप से, ठीक है। ये मतलब ये बहुत ज्यादा हाइट में मिलते हैं एनिमल्स, फिर उनकी वूल वगैरह यूज की जाती है
14,000 मीटर्स की 14,000 फीट की हाइट लगा लो, वहां पे एनिमल्स मैमल्स वगैरह मिलते हैं, केटल्स वगैरह, तो उनकी वूल वगैरह यूज की जाती है, ठीक है। तो जो शाहतूस होता है उसी को रिंग शॉल कहा जाता है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होती है, ठीक है। अब वहां पे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा विच शॉल इज नोन एज रिंग शॉल। हम लोग मैक्सिमम यही करेंगे, पश्मीना पश्मीना मार करके आ जाएंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो शाहतूस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पश्मीना के शॉल की तरफ। पश्मीना का शॉल तो ऐसे भी वर्ल्ड फेमस है ही है, ठीक है। अब ये जो पश्मीना का शॉल है ना, ये जो टेक्सटाइल है जिससे हमने पश्मीना को के जो कपड़े वगैरह जो बने हैं, शॉल वगैरह बने हैं, वो सबसे पहले बने ही कश्मीर में है, ठीक है। इसकी सबसे सही चीज़ ये है कि जितनी भी पश्मीना के जो पूरे के पूरे शॉल्स वगैरह बनाए गए हैं वो सबसे पहले बने ही कश्मीर में थे, ठीक है। और इसको कहा जाता है सॉफ्ट गोल्ड। क्या कहा जाता है बच्चे? सॉफ्ट गोल्ड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो पश्मीना है उसको क्या कहा जाता है कश्मीर में? तो आप बोलोगे सॉफ्ट गोल्ड। सॉफ्ट गोल्ड से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट इसकी जो क्वालिटी आ जाती है वो रफल आता है, ठीक है। रफल जो है उसकी सबसे ज्यादा अनप्योर क्वालिटी या फिर बोलते हैं ना सबसे ज्यादा चीप क्वालिटी आ जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गई शाहतूस, ठीक है। शाहतूस को क्या कहा जाता है? रिंग शॉल, ठीक है। और ये कॉस्टलीस्ट शॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं पश्मीना। पश्मीना के शॉल्स भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और इसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट गोल्ड। क्या कहा जाता है बच्चे? सॉफ्ट गोल्ड। और लास्ट में आता है रफल। रफल के भी शॉल बनते हैं, ठीक है। अब हर बंदा तो पश्मीना खरीद नहीं सकता, हर बंदा तो शाहतूस खरीद नहीं सकता, तो वो बंदा रफल के ही शॉल पहनेगा, ठीक है। शॉल हमें सर्दियों में वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कश्मीर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी आती है नेक्स्ट इंडस्ट्री जिसका नाम है सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। सीमेंट हमारी जो जेएनके की यूटी है, ठीक है, जेएनके की यूटी है, इसमें सारे वो मिनरल्स मिल जाते हैं जो कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सारे के सारे मिनरल मिल जाते हैं, तो सीमेंट की इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा सक्सेस रेट पे भी चलती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है द बुयान सीमेंट फैक्ट्री, एस्टैब्लिश इन 1962, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वेल डेवलप्ड फैक्ट्री थी सीमेंट की, वेल डेवलप्ड फैक्ट्री जो थी वो कौन सी थी? बुयान सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। और ये कब सेटअप की गई थी? 1962 में। मैंने बहुत कट शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं ना वैसे ही लाया हूं मैं आपके लिए। मैंने कोई ज्यादा मटेरियल नहीं डाला है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही लाया हूं, ठीक है। इसमें पहला आ जाता है कि बुयान सीमेंट फैक्ट्री जो थी, जो कि जेएनके की फर्स्ट वेल डेवलप्ड सीमेंट फैक्ट्री थी, वो कब सेटअप हुई थी? तो वो आता है 1962 में, ठीक है। 1962 में आपने फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो सेटअप की थी, ठीक है। और ये पहली मेजर फैक्ट्री थी हमारे जेएनके की। अब हम बात करते हैं जो जेके सीमेंट हम चेक करते हैं, जेके सीमेंट जो हम चेक करते हैं वो उसकी फैक्ट्री कब सेटअप की गई थी? 1982 में। ये मैंने जेके लिखा था, ये गलती से एंड डाल दिया बीच में, ठीक है। तो जो जेके सीमेंट हम यूज करते हैं उसकी फैक्ट्री, जो कि सेकंड वेल डेवलप्ड फैक्ट्री सिस्टम है, पूरा का पूरा इनका चेन है जो कि सीमेंट की फैक्ट्रीज का, तो वो कब सेटअप हुआ था? 1982 में, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव आया कि बुयान फैक्ट्री कब सेटअप हुई थी? तो 1962 में। और जेके सीमेंट वाली जो फैक्ट्री थी वो कब सेटअप हुई थी? 1982 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं ये मतलब एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चिनाब टेक्सटाइल मिल्स। ये हमारी लास्ट इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा भी जेएनके में काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं। जेएनके में इंडस्ट्रीज का मैं हर एक इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंस नहीं आती, ठीक है। अब जो प्राइवेट फर्म्स है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जितनी भी फर्म्स हैं इनके कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंसेस हैं, ठीक है। अब ये पहली इंडस्ट्री थी जो सीमेंट की जो सही सेटअप हुई थी। उसके बाद जेके सीमेंट जो है वो जेएनके में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चिनाब टेक्सटाइल्स मिल्स की। ये लार्जेस्ट यूनिट था 1970s का जो कि सेटअप हुआ था कठुआ में, ठीक है। और इसको सेटअप किसने किया था? के बिरला ग्रुप ने, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, चिनाब टेक्सटाइल मिल्स का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि इसका ये जो यूनिट है इसको सेटअप किसने किया था? तो आप बोलोगे के बिरला ग्रुप ने। किसने सेटअप किया था बच्चे? के बिरला ग्रुप ने, ठीक है। अब हम आते हैं, मैंने आपको इंडस्ट्रीज के बारे में सारा बता दिया। अब ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना यही हमारी सेकेंडरी सेक्टर की सबसे ज्यादा कहते हैं ना बेस होती है, ठीक है। अगर सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं तो ही हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज करेगी। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और अगर हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो देश या स्टेट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, ठीक है। अब ये सारी मैंने आपको इंडस्ट्रीज बताई, ठीक है, ये मैंने इंडस्ट्रीज बताई, लेकिन उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अगर मैं बात करता हूं कुछ इंस्टीट्यूशंस की, जैसे आ जाता है सिडको। ये सबने सुना होगा, ठीक है, सिडको के बारे में सबने सुना होगा। अब हम इसकी पूरी पहले फुल फॉर्म देखते हैं।
जेएनके स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। सिडको की जो फुल फॉर्म आती है वो ये आ जाती है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिडको में ऑब्जेक्टिव, 1969 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका काम क्या था? लार्ज इंडस्ट्रीज, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं और जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना, ठीक है, लोन्स वगैरह सैंक्शन करना, ये सारा का सारा इनका काम था। उनकी डेवलपमेंट के लिए जितने भी स्टेप्स उठाने थे वो सिडको ही उठाता है, ठीक है। ये जो एस्टैब्लिश सिडको जो मतलब कहते हैं स्थापना की गई थी या स्टार्ट किया गया था, ये कब किया गया था? 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सिकोप की तरफ, ठीक है। सिडको और सिकोप हमने बड़ी बार वर्ड सुना है। सिकोप की बात करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो क्या आती है इसकी फुल फॉर्म? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि सेटअप किया गया था 1975 में। कब सेटअप किया था बच्चे? 1975 में, ठीक है। अब जिस तरह सिडको का काम था मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, उसी तरीके से सिकॉप का काम था जो छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले यूनिट होते हैं, स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं, इनको प्रमोट करना, इनको डेवलप करना, इनकी मतलब डेवलपमेंट के लिए काम करना, ठीक है। लास्ट हम एक और इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं, KVIB, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। क्या फुल फॉर्म है इसकी? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। ये 1962 में सेटअप किया गया था और इसका काम था जितने भी रूरल आर्टिस्ट वगैरह हैं, आर्टिशंस वगैरह हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उनको प्रमोट करना, ठीक है, जो कि हमारे गांव वाली साइड में है। उन सबको प्रमोट करने का काम किसका था? KVIB यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, ठीक है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो थे वो हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट के लिए बनाए थे। अब बैंकिंग सिस्टम वगैरह भी था वो, लेकिन मैं आपको टर्शरी में समझाऊंगा, क्योंकि बैंकिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, जो कहते हैं ना क्रीम क्लासेस, वो हमारी टर्शरी में आ जाती है, वो मैं आपको सारा का सारा टर्शरी में समझाऊंगा, ठीक है बेटा। अब लास्ट जो कि हमारे सेकेंडरी सेक्टर का एक और प्रोजेक्ट आता है, वो आता है पावर जनरेशन, यानी कि बिजली वगैरह पैदा करना। तो हमारी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट यूटी है, इसमें भी मतलब बिजली पैदा करने का सोर्स बहुत अच्छे है। हमारे पास ये चिनाब है, चिनाब में बहुत सारे डैम्स जो है वो सेटअप है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी में बिजली वगैरह पैदा होती है। हम बोल सकते हैं कुछ 20,000 मेगावाट्स के करीब पैदा करते हैं हम बिजली। और हमारे यहाँ के स्टेट के मेन जो है, यूटी के जो मेन डैम्स है वो कौन से आ जाते हैं? एक बगलिहार, एक चनैनी डैम, एक दुलहस्ती डैम, सलाल, और भी काफी ज्यादा है, जो कि हमारी स्टेट की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डैम्स हो गए, ठीक है, पावर जनरेशन का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इंडस्ट्रीज का काम हो गया, ये सारा का सारा हमारा आ जाता है किसके अंदर? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो एक हाई अप बूस्ट लेती है, ठीक है। ऐसे तो हमारी जो स्टेट है उसमें यूटी जो है उसमें ज़्यादा जो इकोनॉमी बूस्ट करते हैं वो टर्शरी सेक्टर वाले करते हैं, लेकिन अगर हमारी स्टेट यूटी की जो ये सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता तो आज हमारी स्टेट बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुकी होती, ठीक है। अभी तक मैंने आपको इंडस्ट्रीज का बताया, अब मैंने आपको पावर जनरेशन का बताया, अब मैं आपको ना कुछ एरियाज बताता हूं जहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप है और किस चीज़ की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। सबसे पहले आ जाता है खुनमू का एरिया, ठीक है। ये ड्रिंकिंग वाटर की इंडस्ट्रीज होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज होगी, ये फेमस है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा कि जो खुनमो का एरिया वहाँ वो किस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप बोलोगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद रंगरथ आती है, वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स बनाने के बड़े ज़्यादा फेमस है और वेयर हाउसिंग वगैरह के लिए फेमस है। हमारा जम्मू का जो बड़ी ब्राह्मणा रीजन आता है वो पैकेजिंग की इंडस्ट्रीज होगी, फिर फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्रीज होगी, उसके लिए फेमस है। सांबा का जो एरिया आता है, सांबा में जो फैक्ट्री लेना आती है वो पेंट्स की फैक्ट्रीज के लिए, फिर मस्कीटो कॉइल्स की फैक्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। लास्ट आ जाता है कठुआ में। कठुआ में जितनी इंडस्ट्रीज है वो मैक्सिमम बिस्किट्स की इंडस्ट्रीज होगी, फिर सैनिटरी आइटम्स की इंडस्ट्रीज होगी, टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज होगी, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है, ठीक है। आई होप आपका यहाँ तक जो मैंने आपको प्राइमरी पहले पढ़ाया था, अब सेकेंडरी पढ़ाया, तो सेकेंडरी सेक्टर तक की आपके डाउट्स क्लियर हैं, ठीक है। जैसे आपके प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर होता है, हम सीधा टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको ना मतलब अलग मतलब कहते हैं ना कि बाहर से नहीं पढ़ाया, पूरा का पूरा एनसीईआरटी हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स है वही दिए हैं, ताकि आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं वो मैक्सिमम यहीं से निकलें और आपके कंसेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा शार्प होते जाए। आप इस पूरे लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, फिर उसके बाद हम टर्शरी सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।